कियारा को कुछ और ख्याल आया। वेद, आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि कल रात एक बैंक में रॉबरी हुई है। कहीं तुमने तो चोरी नहीं की? कियारा, तुम फिर से मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हें चोर लगता हूं क्या? नहीं, मैं बस। तभी कियारा का फोन बज उठा। उसने जैसा ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई पड़ी। मैम, कंपनी की वाइन पीकर बहुत से लोग बीमार हो गए हैं। वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया और फोन हाथ से गिर गया। कियारा ने घबराकर वेद को पूरी बात बताई और घबराकर बोली, वेद, अब क्या होगा? वेद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो समझ गया कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वेद के दिमाग में एक नई खिचड़ी पक रही थी। क्या उसे कुछ ऐसा पता था जो कियारा को नहीं पता था? कियारा का फोन हाथ से गिर गया था और वो सदमे में खड़ी थी। वेद उसकी बात सुनकर समझ गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उसके दिमाग में तुरंत सबरवाल का नाम आया और फिर वेद की आंखों में ऐसी खतरनाक चमक उभरी। वो मन ही मन बोला, सबरवाल, तूने गलत शुरुआत कर दी है, लेकिन तू नहीं जानता कि वेदांत विक्रम कपूर से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। जो गेम तूने शुरू किया है उसके रूल्स मैं खुद डिसाइड करूंगा। वेद ने अपना फोन निकाला और तुरंत किसी को कॉल करने लगा। कियारा उसे देखकर और भी परेशान हो गई। वेद, अब तुम किसको कॉल कर रहे हो? इस वक्त हमें ऑफिस जाना चाहिए। वेद ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में अथॉरिटी थी, जैसे वो किसी एम्पायर का रूलर हो और अब एम्पायर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। तुम अभी यहीं रुको, जब तक मैं ना कहूं कहीं मत जाना। मैं अभी आता हूं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बाहर वेद ने मयंक को कॉल किया। मैं एड्रेस और कुछ सामान की लिस्ट भेज रहा हूं, जल्दी से वहां पहुंचो और हाँ, अलीशा को साथ लेकर आना। इधर कियारा हॉल में अकेली रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस क्राइसिस से कैसे निपटे। दूसरी तरफ यशवंत, मनोहर और अविनाश अपनी पत्नियों के साथ रायजादा मेंशन से थोड़ी दूर एक होटल के कमरे में बैठे थे। सबके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ममता की तो रो रो कर हालत खराब थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? सबरवाल सर से क्या कहेंगे? हमने घर बेच दिया, वो भी कियारा को ही। घर भी गया और रायजादा खानदान से रिश्ता भी। ऊपर से सबरवाल सर अलग नाराज हो जाएंगे। यशवंत गुस्से में मुट्ठी बांध कर चिल्लाया, ये सब उस वेद की वजह से हुआ है। उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया और पता नहीं वो इतने पैसे लाया कहां से। मनोहर, जो अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, उसने परेशान होकर कहा, लेकिन भाई, सबरवाल को अगर पता चल गया कि हमारा प्लान फेल हो गया है तो। यह सुनकर यशवंत का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो जानता था कि सबरवाल को उसकी पुरानी काली करतूतों के बारे में पता है। अगर सबरवाल ने उसका सच सबके सामने उजागर कर दिया तो वो जेल भी जा सकता है। तभी उसके फोन में राघव का मैसेज आया, जिसे देखकर यशवंत ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन अभी भी पासा पलट सकता है। राघव ने प्लान बी पर रात में ही काम करना शुरू कर दिया था। बस ये दूसरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, वरना सबरवाल हम सबको बर्बाद कर देगा। अविनाश ने हैरानी से कहा, भाई, ये प्लान बी क्या है? यशवंत ने मिस्टीरियस अंदाज में जवाब दिया, बस थोड़ा इंतजार करो, आज आरके इंडस्ट्रीज का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ममता को अभी भी यकीन नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक उनका हर प्लान फेल हो रहा था। लेकिन भाई साहब, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? अब तो सब कुछ कियारा के नाम हो गया है। हमारा क्या होगा? हम आगे क्या करेंगे? यशवंत गुस्से में ममता को घूरते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, ये प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में जीत की चमक थी। इधर रायजादा मेंशन में कियारा अभी भी परेशान थी कि तभी हॉल में कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कियारा को लगा कि वेद वापस आया है, लेकिन उसकी असिस्टेंट सीमा तेजी से अंदर आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। कियारा मैम, सिचुएशन बहुत सीरियस है। कल रात हमारी कंपनी की वाइन पीने से 4 लोग हॉस्पिटलाइज हैं और वो सब मीडिया के सामने बहुत हंगामा कर रहे हैं। कियारा परेशान होकर बोली, बात मीडिया तक कैसे पहुंची? और किसी ने नाइट में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अब तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ मैम, अब तो न्यूज चैनल पर कंपनी की बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पहले तो अपने एक डिलीवरी बॉय से शादी की, फिर फाइनेंशियल फ्रॉड और अब खराब प्रोडक्शन की वजह से कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है। ये सुनकर कियारा का दिल बैठ गया। तब सीमा ने आगे बताया, मैम, वो न्यूज चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सब यही बोल रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए
आप सामने नहीं आ रही। आपके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। शाम को 6 बजे से पहले अगर आपने जनता को ऑफिशियल जवाब नहीं दिया तो वो आपकी कंपनी को पूरी तरह बॉयकॉट कर देंगे। कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये सब कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कियारा ने गहरी सांस ली और पूछा, कंपनी की क्या सिचुएशन है? सीमा हिचकिचाते हुए बोली, मैम, कंपनी में भी अफवाह फैल रही है कि आप एमडी बनने लायक नहीं हैं और सारे एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन देने का सोच रहे हैं। सीमा, ये सब पहले से प्लान था, तभी तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद हमें न्यूज़ मिल रही है। आई डोंट नो ये सब कौन कर रहा है। सीमा ने समझाते हुए कहा, मैम, अब सवाल ये नहीं कि ये किसने किया, सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे। कियारा सोफे पर गिर गई। इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं थी। तभी वेद अंदर आया। सीमा ने उसे देखकर नाक भौहें सिकोड़े और उसे ताने मारते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे तो कोई काम नहीं होता। इतनी बड़ी क्राइसिस है और तुम कहीं गायब हो गए थे। ना कॉल उठाते हो और ना ऑफिस आते हो। किस बात के पैसे लेते हो? वेद जवाब में सरकास्टिकली कहा, अपनी कियारा मैडम से पूछो कि मुझे महीने की कितनी सैलरी देती है। सिर्फ 12,000 रुपए। मैडम, इतने पैसों में तो इतना ही मिलता है। मैं क्यों ऑफिस आकर काम करूं? व्हाट? 12,000? यहां तो क्लीनर को भी 25,000 मिलते हैं। तुम्हें इतनी कम सैलरी मिलती है? खैर, तुम इसी लायक हो। ना कोई स्किल है ना कोई एक्सपीरियंस। कियारा मैडम के ऊपर मीडिया वालों ने इतने आरोप लगाए हैं। क्या तुम्हें क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी कोई चीज आती है या तुम्हें कुछ आता ही नहीं है? जुबान संभाल कर बात करो। एम्प्लॉय हूं, कोई गुलाम नहीं। वेद ने सीमा को गुस्से से देखा तो उसकी आंखें देखकर सीमा घबरा गई। तभी कियारा चिढ़कर बोली, बस करो दोनों, प्लीज इस पर फोकस करो कि अब हम इस सिचुएशन से निपटेंगे कैसे। एक तो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है और इस मामले को मीडिया से हटवाने में करोड़ों खर्च हो जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी। वेद को कियारा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसे हेल्पलेस देखकर वेद को अजीब सी फीलिंग आई, जैसे वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता हो। वेद ने मन ही मन कहा, शायद दादी ने मुझे कियारा की जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उसके लिए इतना कंसर्न हूं। आखिर दादी के बाद कियारा के साथ मैं ही तो हूं। तब वेद ने अपने पैसों से भरा बैग उठाया और कियारा के सामने रखते हुए कहा, कियारा, इसमें जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए करो। सबसे अच्छी पीआर एजेंसी हायर करो। सीमा आंखें फाड़कर बैग देखते हुए बोली, पैसे? कौन से पैसे? अपने 12,000 दे रहा है क्या? 12,000 में क्या होगा? तभी जब कियारा ने बैग की चेन खोली तो अंदर पैसों की गड्डियां देखकर शॉक्ड रह गई और सीमा की तो आंखें ही किसी बटन की तरह बाहर निकल आईं। इतने पैसे? इतने पैसे कहां से आए? सीमा के सवाल का जवाब देते हुए वेद ने कहा, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? अब काम पर ध्यान दो, उसी की सैलरी मिलती है ना तुम्हें। वेद ने फिर कियारा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।